अब हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ेंगे। तो इसमें इसके पहले हमने टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो लास्ट में हम लोगों ने देखा कि आयंक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स घट जाएगा। तो अब यहां पर इसी बात को समझना है, और यहीं से इसी की समझ से ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। तो यहां पर पहले ये समझिए कि ये एक चुंबक बना हुआ है और ये कुंडली बनी हुई है। अगर हम अब चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय बल रेखाओं से बनाया जाता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं बनी हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जैसे दूर जाती हैं वैसे विरल होती जाती हैं आगे, और लौट कर यहीं पर आती हैं एस पोल पर। एन से निकलती हैं एस पोल पर आती हैं और फिर अंदर फिर मिल जाती हैं एन पोल पे। तो ध्रुवों के पास में बहुत सघन होती हैं, जैसे ये दूर जाती हैं वैसे विरल होती जाती हैं। तो यहाँ देखिए ये सिरा जब पास में है तो सारी बल रेखाएं कुंडली में से गुजर रही हैं, और यहाँ पर ये बल रेखा बाहर आ गई, इसमें से केवल 3 ही गुजर रही हैं, यहाँ 4 गुजर रही हैं। तो जब कभी भी कोई चुंबक और कुंडली पास में रखकर किसी एक को गतिशील करें, चाहे इसको दूर ले जाएं या इसको पास लाएं, तो दूर पास लाने में इससे जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं संख्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वो बदलती है। तो इसी तरह से या तो इसको फिक्स कर दें, कुंडली को फिक्स कर लिया जाए, चुंबक को आगे पीछे इधर उधर किया जाए, तब भी इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो मीन्स इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आएगा। इस चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो अब यहां पर डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की? जब कुंडली और इस तरह की गति को कहते हैं आपेक्षिक गति। अगर दो चीजों में से कोई एक गति करे तो उसको आपेक्षिक गति कहा जाता है। तो परिभाषा समझिए, इसको कैसे लिखते हैं, याद रखना है। जब कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है माने उसको आपस में जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हो गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन। फिर सुनिए, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, अर्थात दो में से कोई एक गति करते हैं, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये हो गई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। अब हम लोग इसकी खोज फैराडे ने की थी 1831 में, और उन्होंने ही इसकी व्याख्या भी की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्यों होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें होता है। तो उन्होंने बताया था, इस तरह से बोलेंगे, जब कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। तो समझिए जरा, अब ये चुंबक जैसे हमने बहुत पास दिखाया है, तो सारी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं। तो इस कुंडली से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, और जब ये चुंबक हमने दूर बनाया है तो इसमें से कुछ बल रेखाएं कुंडली से बाहर हैं, यानी कुंडली में से गुजरने वाली नहीं गुजर पा रही, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हो रहा है। तो इसी कारण चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। बस इतना सा जानना है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा किसी कुंडली में या किसी परिपथ में, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और अगर कुंडली या परिपथ बंद है तो धारा बहने लगेगी, जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा कहा जाता है। यही है व्याख्या। तो बस सिंपल सी व्याख्या है, यही लिख देना है। समझिए जरा, जब कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और बंद कुंडली में धारा बहने लगती है। बस हो गई व्याख्या। अब ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है उसमें परिपथ में भी कह सकते हैं। अगर किसी परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बदले या परिवर्तन हो उसमें, तो उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो एक कुंडली ही नहीं है, किसी भी परिपथ से अगर कोई भी परिपथ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस परिपथ के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले
में बदलाव होता है तो उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी। अब आगे हम लोग इसी में लेंज का नियम पढ़ लेते हैं। लेंज का नियम क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है जो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। और याद रखना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ना कि धारा। धारा तब बहती है जब उस कुंडली को बंद कर दिया जाए, तब धारा बहेगी, वरना विद्युत वाहक बल ही केवल उत्पन्न होगा और धारा नहीं बहेगी। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंज ने क्या बताया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस दिशा में उत्पन्न होता है या इस प्रकार उत्पन्न होता है कि प्रेरित धारा उस दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है जिससे कि प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है वह विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। बस ये याद रखना है। तो लेंज का नियम यही है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि जब हम लोग उसको चुंबक या कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो कार्य करना पड़ता है। तो वही कार्य जो यांत्रिक कार्य होता है वो चुंबकीय उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। यदि हम इसको गति कराना रोक देंगे तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। तो इस प्रकार जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये याद रखना है। क्योंकि इसको हम इस तरह से जब तक फ्लक्स परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं तब तक ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वरना नहीं।